लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के सभी यूनिट से 50 एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम कम होने की वजह से जो है हम इतने ही एमसीक्यूज जो है ले पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डेटा, प्रोसेस डेटा, मैनिपुलेटेड इनपुट या फिर कंप्यूटर आउटपुट। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर, तो जो स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन होता है वो किस लिए जरूरत पड़ती है, उसकी नीड कहाँ पड़ती है? डे टू डे ऑपरेशन में, मीट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करने में, लॉन्ग रेंज प्लानिंग में या फिर शॉर्ट रेंज प्लानिंग में। तो स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन नाम से क्लियर है कि ये गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है चाहिए होती है। तो स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर मीट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। An orderly grouping of interdependent component linked together according to a plan to achieve a specific objective। आपको बताना क्या होता है उसको। An orderly grouping of independent components उनकी ग्रुपिंग को, जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं ताकि वो कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, उसको क्या कहेंगे? सिस्टम, इंटरकनेक्शन, रिलेशनशिप या फिर डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टम। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर इसेंशियल फॉर, तो जो DSS होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो किसके लिए इनसे लेके वो जरूरी है? डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग यानी कि जो टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग तो उसके लिए, या फिर इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉफिटेबल यानी कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है उसको इंश्योर करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। तो DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरत होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज आर, यहाँ पे ऐसा ही हो गया है इसकी जगह। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इंटरेक्शन होता है वहाँ पे, इंटरडिपेंडेंस होता है, इंटीग्रेशन होता है, फिर ऑल, सभी कुछ होता है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑल। इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिस्टम की। सिस्टम में सारे जो भी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं उनमें इंटरेक्शन होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, इंटीग्रेशन होता है। डैश इज ए कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पे। तो ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन पता ही होगा, ऑप्शन ए DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है डैश इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नीचे देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऑप्शन है सिस्टम, ऑप्शन बी है डेटा, ऑप्शन सी है प्रोसेस या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो आप सही आंसर पाएंगे क्या कि करेक्ट ऑप्शन इज ए सिस्टम। सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन ए DFD एक्सटर्नल एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो जो DFD एक्सटर्नल, इन ए DFD जो DFD में होता है एक्सटर्नल एंटिटीज वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से, इलिप्स से, डायमंड शेप बॉक्स से या फिर सर्कल से। तो DFD यानी डेटा फ्लो डायग्राम में रेक्टेंगल से जो है एक्सटर्नल एंटिटीज शो किए जाते हैं। नेक्स्ट है SDLC स्टैंड फॉर, तो जो SDLC होता है वो क्या होता है? तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर डिजाइन लाइफ साइकिल, सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल या फिर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिजाइन फेज कंसिस्ट ऑफ, डिजाइन फेज जो होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो क्या कंसिस्ट करता है? आइडेंटिटी द फंक्शन टू बी परफॉर्म, आइडेंटिफाई द फंक्शन टू बी परफॉर्म, डिजाइन द इनपुट आउटपुट एंड फाइल डिजाइन, डिफाइनिंग बेसिक पैरामीटर फॉर सिस्टम डिजाइन। ये 3 चीज़ बताई गई हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा डिजाइन फेज में आता है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2 यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन बी है 2 और 3 यानी कि जो दूसरा और तीसरा पॉइंट वो आएगा केवल। या फिर ऑप्शन सी है 1 3 यानी कि पहला और तीसरा आएगा केवल। या फिर ऑप्शन डी 1 2 3, तीनों ही ऑप्शन जो तीनों पॉइंट है 1 2 3 वो तीनों ही डिज़ाइन फेज में आएंगे। तो ऑप्शन इज 1 2 3 तीनों ही डिज़ाइन फेज में आते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ये जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है क्या होता है? डिस्क्राइब्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिस्टम, इज ए DFD विच गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम या फिर इज नॉट यूज्ड इन ड्राइंग ए डिटेल्ड DFD। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज ए DFD यानी डेटा फ्लो डायग्राम विच गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, जो कि एक ओवरव्यू देता है सिस्टम का। HIPO स्टैंड फॉर, हिपो स्टैंड फॉर हेरारकी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हेरारकी इनपुट प्लस आउटपुट, हेरारकी प्लस इनपुट प्रोसेस आउटपुट या हेरारकी इनपुट आउटपुट प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज हेरारकी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हेरारकी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये हिपो का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सिस्टम फ्लो चार्ट, तो सिस्टम फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या है? तो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख ही रहा है ऑल ABC यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होता है, इफेक्टिव एनालिसिस भी होता है और ईजियर ग्रुप और रिलेशनशिप। नेक्स्ट है DDS स्टैंड फॉर, तो DDS क्या होता है? डेटा सिस्टम, डेटा डिजिटल सिस्टम, डेटा डिक्शनरी सिस्टम, फिर डिजिटल डेटा सर्विस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? DDS इज डेटा डिक्शनरी सिस्टम होता है, डेटा डिक्शनरी सिस्टम। ए DFD इज नॉर्मली लेवल्ड एज, तो DFD को हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ गुड आइडिया टू डिजाइन, इन डिजाइन ये एक आइडिया होता है डिजाइन में। इट इज़ रिकमेंडेड बाई मैनी एक्सपर्ट, ये कई एक्सपर्ट से रिकमेंड किया जाता है। इट इज़ ईजी टू डू इट, ये बहुत आसान होता है करने में। या फिर इट इज़ ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए नंबर ऑफ स्मॉलर DFD देन वन लार्ज DFD, यानी कि स्मॉलर DFD को रीड करना अंडरस्टैंड करना आसान है जबकि लार्ज DFD से।
तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ए DFD इज नॉर्मली लेवल्ड एज इट इज इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए नंबर ऑफ स्मॉलर DFD देन वन लार्जर DFD। नेक्स्ट है डैश इज ए टेबुलर मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग द लॉजिक ऑफ द डिसीजन टू बी टेकन। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा है जिसमें टेबुलर मेथड होता है जो कि लॉजिक ऑफ डिसीजन टू बी टेकन उसमें उसको डिस्क्राइब करता है। डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, डिसीजन मेथड या फिर डिसीजन डेटा। तो ऑप्शन इज डिसीजन टेबल। टेबुलर मेथड है जो कि डिस्क्राइब करता है कि क्या लॉजिक डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। MDP स्टैंड फॉर मास्टर डेवलपमेंट प्लान, मास्टर डिजाइन प्रोग्राम, मैंडेटरी डेटाबेस प्रोग्राम, मास्टर डेटाबेस प्लान। तो ऑप्शन इज मास्टर डेवलपमेंट प्लान। MDP स्टैंड फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में। ए फिजिकल DFD क्या हैज़ नो मीन्स ऑफ शोइंग मटेरियल फ्लो, डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ मटेरियल फ्लो, या फिर ऑप्शन सी कैन शो ओनली स्टोर्ड मटेरियल, या फिर ऑप्शन डी कैन शो द फ्लो ऑफ मटेरियल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फिजिकल DFD कैन शो द फ्लो ऑफ मटेरियल को शो कर सकता है फिजिकल DFD। डिसीजन मेकिंग मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, जो डिसीजन मेकिंग मॉडल था वो किसने दिया था? हैरी गुड ने, हर्बर्ट ए साइमन ने, रिकॉन माइकल ने, या फिर नन ऑफ दीज, ऊपर से किसी ने भी नहीं। तो ऑप्शन है हर्बर्ट ए साइमन ने डिसीजन मेकिंग मॉडल प्रपोज किया था। नेक्स्ट है डैश इज ए शॉर्ट ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट। जो सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट होता है उसका ब्लू प्रिंट होता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन? MDP, DMP, MPD या फिर DPM। तो ऑप्शन इज MDP, यानी कि शॉर्ट ऑफ किसका होता है? सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट का ब्लूप्रिंट होता है। डेटा स्टोर्ड इन ए DFD रिप्रेजेंट, जो डेटा स्टोर होता है DFD में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए सिक्वेंशियल फाइल, ए डिस्क स्टोर, ए रिपोजिटरी ऑफ डेटा, या फिर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डेटा जो DFD में होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिपोजिटरी ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का रिपोजिटरी होता है वो। डैश इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कि कौन है जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन फ्लो का रिव्यू किया जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सिस्टम डिजाइन या फिर सिस्टम एनालिसिस। तो रिव्यू करते हैं हम एग्जिस्टिंग प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन फ्लो का, किस में करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी में करते हैं। नेक्स्ट है ए सिस्टम दैट इज पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम इज कॉल्ड। एक सिस्टम जो कि एक लार्जर सिस्टम का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सब सिस्टम यूनिट, या फिर सिस्टम एलिमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम का सिस्टम क्या होगा? सब सिस्टम कहलाएगा। डिजाइन फेज इज फॉलोड बाई, जो डिजाइन फेज होता है वो किसके बाद आता है? फॉलोड बाई किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? ऑप्शन है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस या फिर इंप्लीमेंटेशन। तो ऑप्शन इज इंप्लीमेंटेशन। डिजाइन के बाद इंप्लीमेंटेशन। एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड। एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जब हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, पिक्टोग्राम, डेटा फ्लोग्राम डायग्राम, या फिर हिस्टोग्राम। तो ऑप्शन इज डेटा फ्लो डायग्राम, DFD। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम का करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डेटा फ्लो डायग्राम। ड्यूरिंग ए सिस्टम ऑडिट द सिस्टम परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू। तो सिस्टम ऑडिट जब हम करते हैं तो सिस्टम परफॉर्मेंस किससे कंपेयर होता है? सिमिलर सिस्टम से, नेवर सिस्टम से, या द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से, या फिर कंपीटिंग सिस्टम से। तो जब सिस्टम ऑडिट करते हैं तो सिस्टम परफॉर्मेंस डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से किया जाता है, उसका कंपेरिजन जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द SDLC इज कंसिडर्ड एज द ऑन गोइंग प्रोसेस। तो फॉलोइंग फेज जो नीचे SDLC का दिया गया उसमें से कौन सा फेज है जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस होता है? सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन या फिर सिस्टम मेंटेनेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, सिस्टम मेंटेनेंस। ये कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस हमें मेंटेन रखना पड़ता है अपने सिस्टम को, तो मेंटेनेंस ऑन गोइंग प्रोसेस है। ए फिजिबिलिटी स्टडी इज यूज टू डिटरमाइन द प्रपोज सिस्टम। फिजिबिलिटी स्टडी जो है हम यूज़ करते हैं सब प्रपोज सिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए। क्या? रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कॉस्ट एंड बेनिफिट, अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर ऑल ऑफ दैट। तो जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है क्यों करते हैं हम? ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए वो चाहिए के लिए, कॉस्ट और बेनिफिट क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है या नहीं उसको चेक करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज यूज टू डिटरमाइन दी प्रपोज सिस्टम्स रिसोर्स रिक्वायरमेंट, प्रपोज सिस्टम कॉस्ट एंड बेनिफिट, प्रपोज सिस्टम्स अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए टूल एट द सिस्टम डिजाइन फेज। तो सिस्टम डिजाइन फेज में कौन सा टूल नहीं कंसीडर किया जाता है? डेटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल, पाई चार्ट या सिस्टम फ्लो चार्ट। तो डेटा सिस्टम डिजाइन फेज में कौन सा टूल कंसीडर नहीं किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, पाई चार्ट। बाकी जो तीनों हैं डेटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल, सिस्टम फ्लो चार्ट, ये कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम डिजाइन फेज में हम नहीं कंसीडर करते हैं वो है पाई चार्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कि CBA भी कहा जाता है इसको। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कब करते हैं? एनालिसिस फेज में, डिजाइन फेज में, फिजिबिलिटी स्टडी फेज में, फिर इंप्लीमेंटेशन फेज में। तो करेक्ट ऑप्शन है फिजिबिलिटी फेज स्टडी फेज में। तो जब फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाती है तब जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी किया जाता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो फॉरवर्ड, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेज है, कौन सा स्टेप है जो कि डिटरमाइन करता है कि प्रोजेक्ट आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो फिजिबिलिटी असेसमेंट, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम इवैल्यूएशन या फिर प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिजिबिलिटी असेसमेंट। फिजिबिलिटी जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो ही हमें कंफर्म होता है कि हाँ वो आगे चलने लायक है या फिर नहीं लायक है, क्योंकि फिजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं सिस्टम को कि हाँ वो सही है या फिर नहीं, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वेरियस टूल्स एंड टेक्निक आर यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट इज आर। तो जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं तो जो वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो यूज़ करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट में, वो क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री या फिर ऑल। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑल। डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि डीएफडी, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, ये सब के सब यूज़ होते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के टाइम पे। इट इज़ अ टेक्निक डेवलप्ड बाय लैरी कॉन्स्टेंटिन टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम इन ए ग्राफिकल फॉर्म। तो एक टेक्निक है जो कि डेवलप किया गया है लैरी कॉन्स्टेंटाइन द्वारा, जो कि एक्सप्रेस करता है सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को ग्राफिकल फॉर्म में। तो आपको बताना है कि वो कौन सा टेक्निक है, डीएफडी, कंटेक्स्ट डायग्राम, एसएफडी या फिर एएफडी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डीएफडी, जिसको हम बबल चार्ट भी कहते हैं। तो डीएफडी या बबल चार्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? लैरी कॉन्स्टेंटाइन द्वारा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, लैरी कॉन्स्टेंटाइन ने डीएफडी यानी बबल चार्ट को डेवलप किया था, जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को ग्राफिकली प्रेजेंट करता है। अब डीएफडी को बबल चार्ट भी कहा जाता है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है, A dash helps in understanding the entire system by one DFD, which gives the overview of a system. It starts with mentioning major process with the little detail and then goes on to giving more detail of the process with top-down approach. तो एक ऐसा जो DFD होता है जो कि पूरे सिस्टम का ओवरव्यू दे देता है, तो उसको क्या कहते हैं? आपने अभी पहले भी एमसीक्यू देखा था, तो जो पूरे ओवरव्यू दे देता है सिस्टम का उसको क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट है DFDR। तो DFD क्या है? फिजिकल DFD होता है, लॉजिकल DFD होता है, प्रैक्टिकल DFD होता है, फिर बोथ ए एंड बी यानी कि फिजिकल और लॉजिकल दोनों DFD होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है DFD जो है फिजिकल और लॉजिकल दोनों होता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। एरो एंड डीएफडी सोर्स। तो जो एरो होता है डीएफडी में वो क्या शो करता है? सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, डेटा फ्लो, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्लो या फिर डेटा सोर्स। तो जो एरो होता है डीएफडी यानी डेटा फ्लो डायग्राम में जो एरो होता है वो क्या शो करता है? डेटा फ्लो को शो करता है कि डेटा किधर फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं कि एरो जो होता है डीएफडी में वो तो डेटा फ्लो शो करता है, लेकिन जो स्क्वायर होता है डीएफडी में, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है डीएफडी में वो क्या शो करता है? तो वो शो करता है सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। सोर्स या फिर डेस्टिनेशन ऑफ डेटा को स्क्वायर शो करता है डीएफडी में। वहीं पे सर्कल जो शो करता है डीएफडी में वो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्लो वो शो करता है। जो सर्कल होता है डीएफडी में वो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्लो को शो करता है। और वहीं पे जो ओपन रेक्टेंगल होता है डीएफडी में डेटा फ्लो डायग्राम में वो क्या करता है? डेटा स्टोर को शो करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईआर डायग्राम। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ईआर डायग्राम में वो क्या है? एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप या ऑल। तो देखेंगे तो ईआर डायग्राम में क्या होता है? एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप तीनों ही चीजें होती है, तो क्या हो जाएगा? ऑल। ऑप्शन ऑल करेक्ट हो जाएगा। It contains information such as what is in the database, who is allowed to access it, where is the database physically stored, etc. तो कौन से में ये इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे ये होता है कि डेटाबेस में कौन है, क्या कौन अलाउ है एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस फिजिकली कहाँ स्टोर है। तो ये इन्फॉर्मेशन किस में होती है? डिक्शनरी में, डेटा डिक्शनरी में, डीबीएमएस में या फिर नन ऑफ द में। तो आपने पढ़ा होगा डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि डेटाबेस में क्या है, कौन एक्सेस, कौन अलाउ है, जिसको एक्सेस, किसको किसको एक्सेस अलाउ है, डेटाबेस फिजिकली स्टोर्ड कहाँ है, ये सब कहाँ होता है? डेटा डिक्शनरी में होता है। नेक्स्ट है, द डेटा डिक्शनरी इज जनरल कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। डेटा डिक्शनरी में क्या क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है नेम्स ऑफ ऑल द डेटाबेस टेबल एंड देयर स्कीम्स, ये होता है। या फिर ऑप्शन बी डिटेल अबाउट ऑल द टेबल इन द डेटाबेस, यानी कि जो भी टेबल्स होते हैं उनकी डिटेल्स होती है, सच एज देयर ऑनर, देयर सिक्योरिटी कंस्टेंट, व्हाट दे वेयर क्रिएटेड एक्सेट्रा। या फिर ऑप्शन सी फिजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेबल सच एज वेयर दे आर स्टोर्ड एंड हाउ, यानी कि उनकी फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ और कैसे स्टोर किए गए हैं। या फिर डी ऑल, ऊपर की तीनों ही इन्फॉर्मेशन जो है डेटा डिक्शनरी में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल, यानी कि तीनों जो ऑप्शन बताए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है डेटा डिक्शनरी में होती है। नेक्स्ट है ए डायग्राम दैट शोज अल्टरनेटिव एक्शन एंड कंडीशन विद इन हॉरिजॉन्टल ट्री फ्रेमवर्क। उसको क्या कहेंगे? डायग्राम दैट शो अल्टरनेटिव एक्शन एंड कंडीशंस, अल्टरनेटिव एक्शंस और कंडीशन को शो करता है विद इन हॉरिजॉन्टल ट्री में, तो उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन डिसीजन ट्री हो जाएगा। डिसीजन ट्री ही वो डायग्राम होता है। नेक्स्ट है फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द सिस्टम रिक्वायरमेंट
एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड, द क्लासेस आर आइडेंटिफाइड एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग क्लासेस आर आइडेंटिफाइड। तो कौन सा फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को हम डिटरमाइन करते हैं, क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं और रिलेशनशिप क्लासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो कौन सा फेज होता है वो सिस्टम डेवलपमेंट का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, या फिर डीएफडी, या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जिसको हम ओओए भी कहते हैं, और वहीं पे ओओडी भी होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ये फुल फॉर्म आप जो है याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ओओए क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता है, वहीं पे ओओडी क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में जो हम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, क्लासेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो क्लासेस होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम आर बिल्ट अराउंड 3 ऑब्जेक्टिव्स। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है प्रोग्राम होता है वो 3 ऑब्जेक्टिव के अराउंड बनता है, कॉमनली नॉन एज CIA। तो उसको हम क्या कहते हैं, CIA। तो CIA क्या होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ देखिए 2-3 MCQ यहीं से बन जाएंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम किससे बना होता है, तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में जो CI होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो CIA क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटीग्रेशन, या फिर अवेलेबिलिटी, या फिर ऑप्शन भी है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, या फिर कॉन्फिडेंसी, इंटीग्रिटी, अवेयरनेस, या फिर डी कंसंट्रेटिव, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। CIA का फुल फॉर्म ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये CI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, वन हु इज अथोराइज्ड और द सर्टिफाइड हैकर्स हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग लूप होल्स इन देयर साइबर सिक्योरिटी। तो उसको हम क्या कहते हैं, किस टाइप के हैकर को होते हैं ये लोग, जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, फिर ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे सारे हैकर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप MCQ जो है आंसर्स को क्रैक कर पाएंगे। हमने यहाँ पे एक MCQ इसको हैकर्स का ले लिया। तो ऐसे हैकर्स जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं वो क्या कहते हैं, व्हाइट हैक हैकर्स, यानी कि वो सफ़ेद काम करते हैं। व्हाइट हैक हैकर्स यानी कि जो है वो लीगली जो है हैक करते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज द साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग द डेटा सीक्रेट। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें सीक्रेट राइटिंग होती है, इस इंटेंशन से करते हैं डेटा सीक्रेट रहे। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस, DFT या फिर SFD। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग द डेटा सीक्रेट। डेटा सीक्रेट रखने के लिए हम सीक्रेट राइटिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। रेफर्स टू स्टडी ऑफ कोड्स, कोड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जो कोड्स होते हैं कंप्यूटर में उसकी स्टडी हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस या क्रिप्टोलॉजी या फिर नन। तो कोर्स की स्टडी को हम क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। डैश इज द साइंस और समटाइम्स द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग क्रिप्टो सिस्टम। तो क्रिप्टो सिस्टम को हम ब्रेक करने को क्या कहते हैं, आर्ट, वो साइंस भी है वो आर्ट भी है जिसमें हम क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस या क्रिप्टोलॉजी या फिर नन, कोई सा भी नहीं। तो ऑप्शन इज क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस एक साइंस है, आर्ट भी है कभी कभी, जिसमें हम क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है, दोज फैसिलिटीज, सिस्टम और फंक्शन हुज इनकैपेसिटी और डिस्ट्रक्शन वुड कॉज ए डेबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट्स, इकोनॉमी एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए नेशन। यानी कि वो फैसिलिटीज, वो सिस्टम या वो फंक्शन अगर वो इनकैपेबल हो गया, फिर डिस्ट्रक्ट हो गया, यानी कि खराब हो गया, तो फिर उससे जो है नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट्स, इकोनॉमी, इन सबको जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर CI, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII, या फिर DFD या फिर ER। तो करेक्ट ऑप्शन है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नुकसान होने से, जिनसे डिस्ट्रक्शन होने से नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट, इकोनॉमी या सोशल से वेलबींग पे जो है किसी भी नेशन के इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं CI। दोज नेटवर्क विच आर इंटरलेटेड, इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, उनको क्या कहते हैं, ऐसे नेटवर्क जो इंटरलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, DFD या फिर ER। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि CII। तो ये CI क्या होता है, इंटरलेटेड, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इज ए डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर अप्रोच विथ इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अनप्लान्ड इंसिडेंट। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि एक डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर अप्रोच होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस जिसमें होते हैं कि अनप्लान्ड इंसिडेंट्स के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है। डिजास्टर रिकवरी प्लान, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिव प्लान या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है डिजास्टर रिकवरी प्लान, जिसको हम DRP भी कहते हैं, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, DRP, डिजास्टर रिकवरी प्लान। एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर अप्रोच होता है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अनप्लान्ड इंसिडेंट्स पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, RTO एंड RPO स्टैंड फॉर। तो जो RTO है और RPO, उसका क्या मतलब होता है। RTO मतलब रिस्टोर टाइम ऑब्जेक्टिव और रिस्टोर पॉइंट ऑब्जेक्टिव, या फिर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, या फिर रिकवरी टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिव और रिकवरी टेक्नोलॉजी
ऑब्जेक्टिव या फिर नन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। आरटीओ और आरपीओ का स्टैंड क्या होता है? तो आरपीओ एंड आरटीओ मतलब आरटीओ का मतलब हो गया रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और आरपीओ का मतलब हो गया रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। तो याद रखिएगा, आरटीओ रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, आरपीओ रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, 50 एमसीक्यूज थे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन से। तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे, तो आसानी से आप आंसर्स जो है एमसीक्यू के सही आंसर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।